मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? मजे से हैं ना? तो आज हम लोग कक्षा 9 के अगला अध्याय भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उच्चावाच के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग स्थिति एवं विस्तार के बारे में पढ़ा था। तो भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उच्चावाच के बारे में जो पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम अपने देश की स्थिति का आकलन करते हैं। अगर देखा जाए तो हमारा देश, अगर भारत की आकार कहा जाए तो बहुत विशाल है। यह एक विशाल देश है जिसके कारण इसकी भौतिक स्वरूप में काफी विविधताएं पाई जाती है। कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं, कहीं पठारी क्षेत्र पाया जाता है, तो कहीं चौरस दिखाई देने वाला विशाल मैदान दिखाई देता है। इस प्रकार से देखा जाए तो भारत में सभी प्रकार के स्थलाकृतियों का विकास हुआ है, लेकिन ये स्थलाकृतियां भी सभी जगह एक समान नहीं है। अगर भौतिक स्वरूप की बात करें, जैसे विशाल पर्वतों की हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ये विशाल पर्वत इतने ऊंचे हैं कि सालों भर बर्फ से ढके रहते हैं, कहीं ये छोटे छोटे पहाड़ियों के रूप में हैं। अगर पठारी भाग की बात करें तो पठारी भाग को भी नदियों द्वारा काट करके उबड़ खाबड़ बना दिया गया है। वहीं अगर हम विशाल मैदानों की बात करें तो विशाल मैदानों को भी नदियों के द्वारा काटा गया है, और नदियों के द्वारा इसको काट करके जो है ना, खड़ी कगार के रूप में निर्माण किया गया है। अर्थात खड़ी कगार के रूप में नदियां इसमें प्रवाहित होती है, और पठारी भाग उभड़ खाबड़ हो गया है। तो कुल मिलाकर के यानी इन भौतिक स्वरूप, जो विभिन्न प्रकार के भौतिक स्वरूप हमारे देश में पाए जाते हैं, वो भी सभी जगह एक समान नहीं है। और अगर भारत की इस वर्तमान रूपरेखा की बात करें, भारत के इस वर्तमान भौतिक स्वरूप की बात करें, तो इसके निर्माण छोटे से समय में नहीं हुआ है। इसके निर्माण में भी बहुत लंबा समय लगा है, करोड़ों वर्ष के समय लगे हैं। और इस लंबी अवधि में भूगर्भीय हलचलों के साथ कुछ बाह्य शक्तियों ने भी इस पर प्रभाव डाला है। अर्थात इस भौतिक स्वरूप के निर्माण में, भारत के इस भौतिक स्वरूप के निर्माण में भूगर्भीय हलचलों के साथ साथ बाह्य शक्तियां भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाती है, जैसे अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण की क्रियाएं इस भौतिक स्वरूप के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। अगर भूगर्भ शास्त्रियों की बात करें तो भूगर्भ शास्त्र के अनुसार भारत के भौतिक स्वरूप के निर्माण में कई सिद्धांतों का प्रचलन है। सभी भूगर्भ शास्त्रियों ने अपने अपने तरीके से भारत के भौतिक स्वरूप के निर्माण के बारे में बताने की कोशिश किया है, लेकिन इन सभी सिद्धांतों में सबसे अधिक लोगों का विचार, सबसे अधिकतर भूगर्भ शास्त्रियों का मत प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पर है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पर सबसे अधिक भूगर्भ शास्त्रियों का विचार, सहमति है। और इस तरह से हम कहें तो इस सिद्धांत के अनुसार जो है, संपूर्ण भूपरपट्टी जो है, जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार पूरा भूपरपट्टी है, जो भूमि का ऊपरी हिस्सा को भूपरपट्टी कहा जाता है, तो संपूर्ण भूपरपट्टी कई प्लेटों में विभाजित है, और उन्हीं प्लेटों का एक हिस्सा भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। उन्हीं प्लेटों का हिस्सा भारत। तो बात है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की, तो थोड़ा सा हम लोग प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पर चर्चा कर लेते हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की बात किया जाए तो इसका प्रथम प्रयोग तुजो विल्सन ने किया। सन 1965 ईस्वी में प्लेट विवर्तनिक शब्द का प्रथम प्रयोग तुजो विल्सन नामक भूगर्भ शास्त्री ने किया था। किंतु अगर इस सिद्धांत के प्रतिपादन की बात करें कि इस सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया, तो डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने 1967 ईस्वी में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत शब्द का प्रथम प्रयोग, शब्द
का प्रथम प्रयोग, प्लेट विवर्तनिक जो शब्द है, मैंने प्लेट विवर्तनिक शब्द किसने दिया, तो यह इसका प्रथम प्रयोग, इस शब्द को पहली बार किसने कहा था, तुजो विल्सन नामक भूगर्भ शास्त्री ने। किसने किया था, तुजो विल्सन ने 1965 ईस्वी में किया था। लेकिन इस सिद्धांत के प्रतिपादन की बात करें तो सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो डब्ल्यू जे मार्गन ने 1967 ईस्वी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब यह सिद्धांत क्या है, तो डब्ल्यू जे मार्गन ने इस सिद्धांत के बारे में प्रतिपादित करते हुए बताया कि पूरे भूपर्पटी का निर्माण 6 बड़ी एवं 9 छोटी प्लेटों के मिलने से बनी हुई है। पूरा भूपर्पटी, जो पृथ्वी की पूरी भूपर्पटी है, इस भूपर्पटी का निर्माण 6 बड़ी एवं 9 छोटी प्लेटों के मिलने से बनी हुई है। अब ये अगर हम लोग प्लेटों की बात करें तो 6 बड़ी प्लेटें, ठीक है, 6 बड़ी प्लेटें, 6 बड़ी प्लेटें, उन्होंने 6 बड़ी प्लेटों की बात की कि 6 बड़ी प्लेटों से मिलकर के बना है। पहला है ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, पहला है ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, पहला ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, या इसको भारतीय भूखंड भी कहा जाता है, भारतीय भूखंड भी कहा जाता है। इसके बाद दूसरा प्लेट की बात करें तो दूसरा प्लेट है अफ्रीकी भूखंड, दूसरा प्लेट है अफ्रीकी भूखंड। तीसरा प्लेट है आपका, जो तीसरा प्लेट है अमेरिकी भूखंड, अमेरिकी भूखंड। चौथा प्लेट हो जाता है यूरेशियाई प्लेट या यूरेशियाई भूखंड, यूरेशियाई भूखंड। इसके बाद पांचवा हो जाएगा प्रशांत भूखंड, पांचवा हो जाएगा प्रशांत भूखंड, प्रशांत भूखंड। और 6 नंबर पर आपका जो अंतिम हो जाता है, इसको अंटार्कटिक भूखंड के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार इन 6 बड़े प्लेटों से मिलकर के बनी हुई है। अब इसके बाद 9 छोटी प्लेटें हैं, 9 छोटी प्लेटें हैं, 9 छोटी प्लेटें हैं, 9 छोटी प्लेटें हैं, ठीक है ना, 9 छोटी। तो 9 छोटी प्लेटों की बात करें तो अरेबियन पहला हो गया, अरेबियन प्लेट, दूसरा फिलीपीन प्लेट, दूसरा हो गया फिलीपीन प्लेट, तीसरा जुआन फुक प्लेट, जुआन दो फुक। चौथा आपका हो जाएगा कोकोस प्लेट, चौथा कोकोस प्लेट, पांचवा नजका प्लेट, छठवां जो हो जाएगा स्कैटिया प्लेट,
7 नंबर पर आपका आ जाएगा कैरेबियन प्लेट, कैरेबियन प्लेट। 8वां हो जाएगा सोमालिया प्लेट, और 9वां हो जाएगा बिस्मार्क प्लेट। और इस प्रकार से पूरे पृथ्वी के जो भूपर्पटी का निर्माण हुआ है, यह भूपर्पटी का निर्माण इन्हीं 6 बड़ी और 9 छोटी प्लेटों के मिलने से बना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही होगी कि जो पृथ्वी का भूपर्पटी का निर्माण हुआ है, ये अलग अलग 6 बड़ी और 9 छोटी प्लेटों से मिलकर के बना है, और इन प्लेटों का नाम इस प्रकार से है। अब प्रायद्वीपीय भारत की बात करें। देखिए यहां पर मैंने मेंशन किया है, किसी को प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। ये दक्षिण का हिस्सा जो है 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है। तो प्रायद्वीपीय जो पठार है, इन क्षेत्रों में जो पठारी भाग है, इनको प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। तो प्रायद्वीपीय पठार भूपर्पटी के सबसे पुराने भागों में से एक है। जो पूरी भूपर्पटी है और उनके सारे पुराने क्षेत्र हैं, उन्हीं पुराने क्षेत्रों में से सबसे पुराने क्षेत्रों में से एक है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। यह वही खंड है, यह जो है वही खंड है जो पृथ्वी के प्रथम ठोस धरातल का प्रतिनिधित्व करता है। यह पृथ्वी के प्रथम ठोस धरातल का नेतृत्व करता है। यह भूखंड कभी भी समुद्र में डूबा नहीं है। यह वह क्षेत्र है जो कभी भी यह समुद्र में डूबा नहीं है, अर्थात यह भाग भारत का सबसे प्राचीन एवं कठोर तथा मूल भूखंड माना जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैंने बताया आपको कि प्रायद्वीपीय जो पठार है, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार किसको कहा जाता है? तो प्रायद्वीपीय पठार भूपर्पटी के सबसे पुराने भागों में से एक है। प्रायद्वीपीय पठार भूपर्पटी के सबसे पुराने भागों में से एक है। यही भूपर्पटी के जितने भी पुराने सबसे प्राचीन खंड है, उन खंडों में से एक भारत का प्रायद्वीपीय पठार भी है, जो पृथ्वी के प्रथम ठोस धरातल का प्रतिनिधित्व करता है। जो पृथ्वी के प्रथम ठोस धरातल का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कहने का मतलब कि जो पृथ्वी का सबसे प्रथम ठोस धरातल था, उसी ठोस धरातल का हिस्सा प्रायद्वीपीय भारत है। यह कभी भी समुद्र में डूबा नहीं है। जैसे आप प्राचीन इतिहास को पढ़िएगा, प्रथम हिमीकरण, द्वितीय हिमीकरण, उस समय की बातें हैं, तो उतना हम लोगों को गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। बस यही ध्यान रखना है कि प्रायद्वीपीय पठार जो है, यह भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है, यह सबसे प्रथम कठोर एवं मूल भूखंड है। अब जब हम प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की बात करते हैं, तो प्लेटों के गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर में जो है ना, कि शैलों में दबाव एवं तनाव उत्पन्न होता रहता है। प्लेटों की गति होती रहती है। जो प्लेटें ये हैं, जिन प्लेटों की मैं बात करता हूं, ये पृथ्वी के जो तरल पदार्थ होती हैं, उस पर ये तैरते रहते हैं। ये जो है तैरते रहते हैं और ये आप गति करते रहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो अभी हमने आपको बताया
कि प्रायद्वीपीय पठार जो है भूप्रपटी का सबसे पुराने भागों में से एक है, जो पृथ्वी के प्रथम ठोस धरातल का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पर हम पुनः लौटते हैं, और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार मैंने बताया कि प्लेटें आपस में गति करते रहती हैं, और उनके आपस में गति करने के कारण क्या होता है कि शैलों में दबाव एवं तनाव उत्पन्न होता है। तो जब शैलों में दबाव एवं तनाव उत्पन्न होता है तो इस कारण से वलय यानी मुर्दार एवं भ्रंशीकरण तथा ज्वालामुखी की क्रियाएं होती हैं। थोड़ा सा हम समझने की बात करते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए देखिए, जैसे ये हुआ, अब ये जो हुआ और इसमें इस तरह से गति होता है, तो आप देखेंगे कि इस गति के कारण किस तरह से भूप्रपटी का हिस्सा ऊपर उठने लगता है। तो ये जो भूप्रपटी का हिस्सा आपके सामने देखो, हाँ बेटा, जो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो इस तरह से अब दबाव पड़ेगा, तो देखिए दबाव के कारण क्या हो रहा है कि भूप्रपटी का कुछ हिस्सा ऊपर की ओर उठता जा रहा है। मोबाइल गिर गया बेटा, नहीं रुक जो अब वीडियो बंद है तब हम कुछ कर रहा हूं। छोड़ दे।